नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ आरबीआई की। जी हाँ दोस्तों, इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाल ही में हमने देखा कि कैसे एटीएम को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनका पेमेंट्स बैंक बंद कर दिया, ये समझ के कि आगे आने वाले टाइम पे ये कोई ना कोई समाज के अंदर रायता फैलाएंगे। सेम इसी प्रकार से अब बैंकों के ऊपर भी यहाँ पे कब्जा पकड़ा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बहुत सारे पीएसयूज के इसके अंदर शेयर डाउन होते भी नजर आए हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे करी गई है आरबीआई के द्वारा। दोस्तों, इसके लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे एनपीए होने के बाद बैंक उसके लिए प्रोविजन निकालते थे, मतलब ये उम्मीद करते थे कि हमें लॉस हो जाएगा इस पैसे का और हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा किनारे रख देते हैं इस लॉस को आगे झेलने के लिए। पर अब आरबीआई कहेगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है उस बेसिस पे, मतलब आप ये सोचिए कि इस किसी व्यक्ति को आप पैसा देने जा रहे हैं और उसको अगर आपने पैसा दिया तो वो आदमी कैसा है, कितने परसेंट चांस बन रहे हैं कि वो पैसा आपका डूब जाएगा। और उम्मीद अगर आप करते हैं कि ऐसे गरीब व्यक्ति या कोई उम्मीद है कि इस व्यक्ति के पास आपका पैसा डूब जाएगा, तो भले वो नॉर्मल पैसा ही क्यों ना प्रदान कर रहा हो, रेगुलर बेसिस पे ईएमआई क्यों ना दे रहा हो, लेकिन आपको उसके लिए एक प्रोविजन बना के रखनी पड़ेगी। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे हर चीजों को पूरी डिटेल से, क्या है मामला। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, हमारी और आपकी आम दिक्कतों को सॉल्व करने वाला, मेरा मतलब आम चीजों से जुड़ा हुआ ये लेक्चर है, आप समझिएगा। इंडियन सेंट्रल बैंक सेज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रूल्स फॉर बैंक्स टू बी अफेक्टेड 1 अप्रैल 2027। आरबीआई कहती है अब 1 अप्रैल 2027 से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इस काम को करने में। इसका नाम दिया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रूल्स। जैसा कि नाम कहता है वैसे इसका कर्म है कि करा जा रहा है, उम्मीद करा जा रहा है कि जो क्रेडिट दिया था, जो उधार दिया था, उसका लॉस हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग रूल बनाए गए हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, हर तरफ खबर है। न्यू क्रेडिट लॉस नॉर्म्स कुड हर्ट, आरबीआई टाइटन्स बैड लोन नॉर्म्स, रिफॉर्म इन एनपीए क्लासिफिकेशन। दोस्तों, कोई भी लोन अगर 90 दिनों तक उसका ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट कोई अगर व्यक्ति नहीं लौटा रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालते हैं, एनपीए लोन्स डालते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूज कुछ किस तरह खबर में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइटन करे हैं अपने बैड लोन रूल्स को और लेकर आई है एक नए न्यू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल फ्रेमवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1 अप्रैल 2027 दैट इज अगले साल से आप देख पाओगे। ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है, देखा जाए रिसेंट ईयर में आरबीआई के द्वारा जो किया गया है इस बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो एनपीएस क्या होते हैं, थोड़ा सा और एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों। नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होते हैं कि एक लोन कोई एनपीए तब बन जाता है जब जिसको वो दिया गया है दैट इज बोरोवर जो है वो ईएमआई को 90 दिनों तक ना पे कर पाए। सपोज करिए कि आपने एक कोई गाड़ी खरीदी और 90 दिनों तक आप ईएमआई भी नहीं दे पाए उसकी, और ना ही उसका कोई इंटरेस्ट का अमाउंट दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए हैं लोन लेने के बाद 3 महीने तक, तो इसका मतलब वो एनपीए के अंदर आ जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है ना दोस्तों। तो दो चीजें बनती हैं, एग्जाम्पल आपने लोन लिया बैंक से और आप 3 महीने के बाद देना बंद कर चुके हैं, तो ये बैड लोन बन जाता है। 3 महीने का मतलब 3 महीने तक अगर आपने पैसा नहीं दिया तो, ठीक है ना। अब एनपीए प्रॉब्लम क्यों होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में समझिएगा दोस्तों। बैंक अपना पैसा खो देते हैं, अब पैसा दिया उधार ले, 3 महीने तक पैसा नहीं मिल रहा, उसके बाद तो मिलने से रहा, ठीक है। तो बैंक पैसा खो देते हैं, इकोनॉमी से बहुत बड़ा लॉस होता है। भैया बैंक के पास जब पैसा ऐसे बर्बाद होता रहेगा तो वो क्या आगे प्रोवाइड कर पाएंगे, क्या दूसरों को दे पाएंगे, कैसे और चलेंगी चीजें, ना अपना प्रॉफिट कर पाएंगे ना कुछ, तो ये इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाएगी। स्पेयर इनडायरेक्टली सफर करता है ना। भैया बैंक को बेल आउट पैकेज सरकार दे देगी तो क्या होगा भाई, बैंक के पास ऐसे ऐसे पैसा जाएगा तो बैंक को बचाने के लिए सरकार बचाएगी, तो फिर आपका पैसा जाएगा, टैक्स पेयर का पैसा जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा ठीक है मैम हम नया सिस्टम समझेंगे आपसे, लेकिन पुराने सिस्टम में क्या था, जो आरबीआई नया रिफॉर्म लाई है उसके पहले क्या करती थी आरबीआई, जरा इस बारे में समझिए दोस्तों। पहले क्या था कि बैंक लॉस एक्चुअली होने तक का वेट करते थे, उसके बाद वो पैसा अपना साइड रखते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ कि सपोज करिए कि किसी ए नाम के व्यक्ति को बैंक ने 10,000 रुपए का कुछ प्रोवाइड करा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से मैं समझाती हूँ आपको, 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करा।
इसकी जो भी किस्त बनी, मान लीजिए 1,000 रुपए किस्त बनती थी, लेकिन ये ए व्यक्ति जो है वो 90 दिनों तक ना ये किस्त दे पाया, ना बैंक का किसी प्रकार से प्रिंसिपल अमाउंट लौटा पाया, तो इसका ये लोन बन जाता था एनपीए। ठीक है, जब ये 6 महीने तक यही नाटक चलता रहता था, तो बैंक 6 महीने के बाद कोशिश किया, तब बैंक अपने में से एक प्रोविजन अलग करता था। प्रोविजन क्या होता है? सपोज करो बैंक को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो बैंक 100 करोड़ में से इस प्रकार से जो भी लोन्स हैं, जो वो देख रहा है कि 6-6 महीने तक पैसा नहीं आया है, चीजें नहीं आ रही हैं, एनपीए कैटेगरी के हैं, तो इस पैसे में से वो कुछ अमाउंट, सपोज करो 5 करोड़ के इस तरह के लोन होंगे, जो भी होंगे, तब वो पैसा अलग करता था। ठीक है, ये बहुत ही देरी हो जाती थी। ये सब बैंक क्यों करता था? ताकि भैया ऐसा ना हो, जैसे 2015 से 18 तक क्या हुआ था ना, बहुत दिक्कतें हुई थी, बैंकों को बड़े लॉसेस थे, लेकिन बैंक अपने आप को दिखा नहीं रहे थे कि भैया पहले से अगर दिखा देंगे तो भैया मार्केट में शेयर डाउन हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, बैंक की रेपुटेशन की बात आ जाएगी। इन सब चक्करों में बैंक छुपा के चलते हैं अपना एनपीए जितनी कोशिश करते हैं, वरना लोग भागते हैं ना कि अरे बैंक डूब ना जाए, कहीं अपना पैसा निकाल लो, तो रेपुटेशन के मारे बैंक ऐसा करते हैं। पर उससे नुकसान क्या होता है? जब आप एक लिमिट के बाद किसी चीज को समझते हो, ये घर में आने वाली बहू की तरह समझ लीजिए कि बहू आई, 1 महीने में देखा सास से लड़ाई होने लग गई उसकी भयानक, तुमने कहा नहीं कोई बात नहीं अभी सही हो जाएगा, 2 महीने तक लड़ाई हो रही है, फिर तुमने कहा सही हो जाएगा, 3 महीने तक लड़ाई हो रही है, अब 3 महीने बाद लड़के ने कहा क्या करा जाए भाई, क्या हम डिवोर्स लें या फिर जो है बहू को लेके अलग कमरे में रहने लग जाए। अगर ये डिसीजन कुछ पहले ले लिया होता, ठीक है, या इस समय ही तक सॉल्व कर लिया होता, तो शायद यहाँ तक नौबत ना आ पाती, पर अब चूंकि यहाँ की नौबत आ गई है, तो ये हो सकता है बद से बदतर चीजें हो जाए, हो सकता है फिर सास के साथ कुछ बात होता है, हो सकता है कि फिर जो है वो बहू छोड़ के भाग जाए, है ना, कोई बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए देरी से दुर्घटना, भाई समझ ना, देरी बची रहेगी, देरी ना करिए, नहीं तो जो है वो दिक्कत पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पे, अब ये क्या था, बहुत लेट हो जाती थी, इतनी देर तक बैंक सोच रहे हैं अभी रुक जाओ, है ना, और उसके बाद लॉस ऑलरेडी हो चुका होता था, पैसा आदमी ने मार दिया, 3 महीने तक पैसा दिया नहीं, एक तरीके से समझ लो कि वो पैसा तो नुकसान हो गया, अब तुम बाद में अपने प्रॉफिट में से निकालते रहो तो निकाल। पर इस बार नया रिफॉर्म जो है वो ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल है, इससे बैंकों को दोस्तों बहुत फायदा होने वाला है। कैसे? लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में तो अपनी जेब से पहले ही निकालेंगे ना, तो पहले नहीं होगा, लेकिन बाद में होगा। अब इसमें क्या है कि ये एक आदमी है ए नाम का, बैंक कहता है कि भैया तुम्हारी कैपेसिटी क्या होगी। मान लो एक ए नाम का आदमी एक बढ़िया मोटरसाइकिल गाड़ी लेना चाहता है, सॉरी थोड़ी खराब है मोटरसाइकिल गाड़ी, लेकिन समझ लो लेना चाहता है। अब ये आदमी हो सकता है कि कोई एक बहुत बढ़िया किसी कंपनी में काम करता हो, तो इसका इस मोटरसाइकिल गाड़ी को के पैसे लौटाने का चांस ज्यादा बनता है। लेकिन वही जगह पे एक ऐसा आदमी है जो किसी तरीके से गरीब है, बस मोटरसाइकिल लेने आया है, कुछ ही पैसे उसके पास, उसने डाउन पेमेंट कर दी और अपनी सैलरी में से किस्त कटा देगा, तो ऐसे आदमी के लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके कम होंगे, इसके ज्यादा होंगे। हालांकि देखो ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि इसकी कोई बड़ी बहुत बड़ी आपदा आ जाए, इसकी नौकरी चली जाए, वो अलग बात कर रही हूँ, मतलब एक एक्सपेक्टेड मान रहे हैं। एक आदमी की शक्ल देख के, एक आदमी की नौकरी, शक्ल नहीं सॉरी, एक आदमी की नौकरी और उसकी कितनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, उसको देख के यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि अगर हम इस आदमी को दे रहे हैं पैसा, कितने % चांस है कि हमारा पैसा हो सकता है कि डूब जाए। तो आप कहेंगे क्या इसने पैसा देना बंद कर दिया था क्या किस्त का? नहीं दोस्तों, इसने पैसा देना नहीं बंद किया है किस्त का, अभी भी लोन चल रहा है बिल्कुल बढ़िया, लेकिन बैंक को पहले से ही इस बात का अंदाजा लगाना पड़ जाएगा कि हो सकता फ्यूचर में इस आदमी से हमारा लोन डिफॉल्ट हो जाए, तो उसके लिए पैसा हम आज ही अलग रख देंगे। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको? नई जो पॉलिसी है वो कहती है कि आप प्रिडिक्ट करो फ्यूचर के बैड लोन्स एडवांस में, बैंक को फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी से ही जो है वो एस्टिमेट करना पड़ेगा,
पैसा अलग रख देना पड़ेगा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक कॉमेडी वाले एग्जाम्पल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे समझ लो मेरे भाई कि मान लो शादी करा के तुम बहू लाए, तो तुम पहले से ही एलिमनी का पैसा किनारे रख दो कि कहीं डिवोर्स ना हो जाए, अगर उसके चाल चलन बढ़िया नहीं है, अगर हैप्पी तरीके से घर में माहौल बढ़िया नहीं हो रहा है तो। ठीक है ना, चलो भाई स्टेजेस क्या होंगे ईसीएल के मॉडल के, तो 12 महीने का ईसीएल परफॉर्मिंग लो, मतलब ये रिस्क के हिसाब से ना क्रेडिट लॉस मॉडल को जिस प्रकार से है कि भैया यहाँ पे आपको अंडर परफॉर्मिंग जो भी है उनमें मॉडरेट रिस्क होगा, इसमें आपको लाइफ टाइम ईसीएल बनाना पड़ेगा। फिर आपके नॉन परफॉर्मिंग जो है उसमें भैया जो एसेट्स एनपीए वाले हैं उनमें बहुत हाई रिस्क है, ठीक है ना, तो इसमें आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा। फिर जो परफॉर्मिंग है मतलब समझ लो जो सही चल रहे हैं, लोन बढ़िया चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी उसमें रिस्क है, रिस्क है, जैसे मैंने उस आदमी के एग्जाम्पल को लेके बताया था। ठीक है ना, तो आपको लेके चलना पड़ेगा 12 महीने का ईसीएल मॉडल की। हो सकता है कि अगर मान लो नुकसान हो जाए ऐसे व्यक्ति से तो आपके पास 12 महीने का पैसा जो है इनको कैलकुलेट करके बैंकों को अलग रख देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात आपको। चलो 3 स्टेजेस क्या होंगी, स्टेज 1 में परफॉर्मिंग लोन्स आएंगे, और क्लियरली समझ लो इस बात को। परफॉर्मिंग लोन मतलब पैसा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लोन की किस्त जा रही है, कोई परेशानी नहीं है, लोन नॉर्मल है, रीपे हो रहा है टाइम से, कोई मेजर रिस्क नहीं है, लेकिन तब भी बैंक को अगर प्रोबेबिलिटी है, शक है और लगता है कि आदमी डिफॉल्ट कर सकता है, तो आपको ऐसे लोन पे 12 महीनों का एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा, एक छोटा सा बफर लेके चलना पड़ेगा कि मान लो अगर हो गया तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईएमआई रेगुलरली दे रहे हो तो लो रिस्क है मगर रिस्क है। ठीक है ना, चलो दूसरी बारी में क्या आएगा कि इंक्रीज रिस्क मतलब वार्निंग स्टेज है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देख लो आप। ठीक है ना, ये क्या है कि चल रहा है, वार्निंग कैसे है कि लोन पे अभी भी कर रहा है वो आदमी, बट रिस्क यहाँ बढ़ गया है। मे भी हो सकता है इनकम की उसकी इनस्टेबिलिटी हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोन की किस्त की चेक बाउंस हो जाती है और बंदा 4-5 दिन बाद पैसा जमा कर देता है, तो इसका मतलब माहौल बन रहा है कि उसके पास इनकम कहीं इधर उधर से मामला सेट हो रहा है, दिक्कत आ रही है। ऐसे में भी तुम लाइफ टाइम का एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजन बनाओगे, समझे ना, बिगर बफर बनाओगे कि ऐसा आदमी है आज मान लो किस्त में देरी हो रही है तो हो सकता है कि भाई ये कल को डिफॉल्ट कर जाए, पूरा पैसा डूब जाए हमारा। ठीक है ना, तो ईएमआई का डिले और फाइनेंशियल स्ट्रेस इसके लिए साइन बनेंगे। तीसरी बात आती है दोस्तों स्टेज 3 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट इम्पेयर्ड मतलब बैड लोन मतलब एनपीए। लोन ऑलरेडी एनपीए बन चुका है, इसका मतलब 90 दिनों तक कोई पैसा वापस नहीं आया है उस बोरोवर से, बैंक रिकॉग्नाइज करेंगे फुल टाइम फुल लाइफ टाइम का लॉस, और ये नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम को एकदम बिल्कुल, जैसे क्या होता है ना, बैंक अभी भी कहता रहता है कि अरे कोई बात नहीं, हमारे को तो अभी भी इतना इंटरेस्ट आ ही रहा है ना, उस लोन से इतना पैसा तो आ ही रहा है ना, तो आप उसको इंक्लूड करना अपने प्रॉफिट में छोड़ देंगे। स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम, फॉर एग्जाम्पल नो ईएमआई फॉर 90 डेज मतलब एनपीए, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। आरबीआई ने देखो ये क्यों लेकर आया, बात समझो, वही मैंने बताया ना, दुर्घटना से देरी भली, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा बैड लोन का, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और बैंकिंग सिस्टम और स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जैसे आईएफआरएस 9 के हिसाब से चलेंगी चीजें। आप यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से माहौल बनना यहाँ टाइमलाइन का शुरू है। ठीक है ना, इम्पैक्ट इससे रिफॉर्म में क्या आएगा, देखो बैंक के ऊपर बताएं तो बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में इनको दिक्कतें आएंगी, जैसे हमने देखा कि पीएसयूज के शेयर अभी डाउन होते दिख गए हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी कम होगा, ज्यादा पैसा भी रखना पड़ेगा, अफेक्ट हो सकते हैं ज्यादा पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट जितनी है एनपीए से, क्योंकि हाई एनपीए है वहां पे, आप जानते ही हो क्या हालात हैं बैंकों के, तो वहां दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा कस्टमर्स पे क्या होगा, दिक्कत आएगी, देखो लोन्स स्ट्रिक्टली कॉस्टियर बन जाएंगे, जब इनके पास पैसे ही कम होगा तो लोन तो कॉस्टियर हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे ना, लोन्स तो महंगे हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्रूव करे जाएंगे, अब तुम लोन लेने जाओगे तो और ज्यादा देखा जाएगा। हालांकि भारत के अंदर आप समझते हैं ना, छोटे आदमी को लोन लेने में दिक्कत होती है, बड़े आदमी तो ऐसे ही ले लेते हैं, फिर हजारों करोड़ का घपला कर देते हैं। खैर हमारी इकोनॉमी पे अगर बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी बात दोस्तों, स्ट्रॉन्गर और सेफर बैंकिंग सिस्टम होगा। फ्यूचर में बैंक्स हैं तो अर्थव्यवस्था है, और बैंक्स अगर टूटे तो सब गड़बड़ हो जाता है मामला, तो इसलिए फ्यूचर बढ़िया है, फ्यूचर में क्राइसिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आप हमें बताइए दोस्तों कैसा रहा लेक्चर और क्या आपकी राय इस बारे में लेके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके
आप इस चैनल को डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो है ये है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का वो नंबर जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा डायलॉग चेंज कर दी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अगर आप इन्वेस्टमेंट एसआईपीज या इंश्योरेंस कराते हैं और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बता दें तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। बाकी दोस्तों मैं रन करती हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी जिसमें मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आप घर बैठ के चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए बहुत ही अपने जैसे डिसिप्लिन बच्चों के साथ। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532। ये है व्हाट्सएप का नंबर और एट द सिर्फ आईएएस सेल्स पे आ जाइए तो टेलीग्राम पे मुझसे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स वहां पे दे दूंगी। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह पे आपको बहुत सारी चीजें पीडीएफ शॉर्ट्स एमसीक्यू सब मिलते रहेंगे, तो मुझे फॉलो करिए। और हाँ एक बात और, अगर आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल के बहुत सारी पर्क्स हैं उसे एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मेरे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।